यानी आप दूसरे की नीड को अपनी नीड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। हमारी सोसाइटी में अगर इसकी कहीं कोई एग्जाम्पल बची हुई रहती है, यानी मुस्लिम सोसाइटीज़ में इसकी सिर्फ एक एग्जाम्पल इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है, ज़रा बताएं वो कौन सी है? पेरेंट्स में कहाँ कहाँ? मदर और चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो भी बुरी तरह अफेक्ट किया। वैसे बाय द वे, आप किसी ऐसी मदर को जानते हैं जिसका बच्चा रात में रो रहा हो और उन्होंने उसको कफ सिरप पिला के सुला दिया? जानते हैं? आपको मेरी बात अजीब सी लग रही है कि कैसी बात कर रहे हैं? मतलब व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मैन? शी इज अवर मदर, हाउ कैन शी डू सो? क्या मतलब लाइकलीहुड है इसकी या नहीं है? ये हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। आज से 40 साल पहले हो रहा था? नहीं हो रहा था। थे पहले तो आपको, अब तो आप कफ सिरप आसानी से मिल जाता है ना, मतलब पहले आपको असली चीज आसानी से मिल जाती थी, ज्यादा बाअसर सब्सटेंस मिल जाता था, ठीक है। तो आप ये जो चीज है ना कि मेरी नींद और तुम्हारी नीड, ठीक है, तो पहले की पेरेंटिंग जो थी ना उसमें सैक्रिफाइस का एलिमेंट बहुत ज्यादा था। अब की पेरेंटिंग में सैक्रिफाइस का एलिमेंट ग्रेजुअली कम हो रहा है। पैम्परिंग का एलिमेंट बढ़ रहा है। यू कैन नॉट सब्स्टिट्यूट सैक्रिफाइस विद बाय पैम्परिंग। आप कहें कि मैं तुम्हारे लिए कुर्बानी नहीं दूंगा लेकिन तुम्हें मैं वैसे ही खुशामद करूंगा। तो ये जो पैम्परिंग है ना, ये एक, तो ये जिसे हम कह रहे हैं ना वैल्यूज, पहली वैल्यू तो ये पर्सनल फ्रीडम, इधर पहली वैल्यू है सबमिशन। कभी ऐसा हुआ कि आपको बहुत प्यास लग रही है और आपके फ्रेंड को भी बहुत प्यास लग रही है और सिर्फ बॉटल में 1 गिलास पानी है और आपने कहा तुम पी लो, तुम पी लो। तो ये जो सैक्रिफाइस है ना, सबमिशन कहते हैं जब आप किसी का हक अपने ऊपर अपने हक से ज्यादा तस्लीम कर लें। आप खुदा का हक अपने ऊपर अपने हक से ज्यादा तस्लीम कर लें। आप कहें कि जितना मैं अपने लिए हूं इससे ज्यादा मैं रब के लिए हूं। तो हम इस वक्त इस जगह पे हैं नहीं। ये क्लियर हो रही है बात? दूसरी वैल्यू बताएं, इसकी दूसरी वैल्यू क्या है? और सोचें क्या है इसकी। बहुत सारी वैल्यूज हैं इसकी। एक और वैल्यू है ना जो बहुत अहम है। आप जब इसकी वैल्यूज को पहचानेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि ये इसकी वैल्यूज हैं। और हम बैकवर्ड या आउटडेटेड उसे कहते हैं जो इन वैल्यूज के साथ कमिटेड ना हो। आज की सोसाइटी में, लेकिन आज से 800 साल पहले या आज से 1500 साल पहले या आज से 2500 साल पहले की वैल्यूज डिफरेंट थी। और उस वक्त का जो मिसफिट इन द सोसाइटी था ना वो कोई और था। इस वक्त का मिसफिट इन द सोसाइटी कोई और है। इस वक्त हम कह रहे हैं यार ये बंदा मिसफिट हो रहा है, ये नहीं चलेगा। उस वक्त कोई और बंदा मिसफिट हो रहा था। ये क्लियर हो रही है? तो जब आपका ये वाला टाइम था ना तो वैल्यूज कुछ और थी, ठीक है। इसकी जो दूसरी बड़ी वैल्यू है वो है जी, फैशन सेंस
वेस्ट हमें सिखाता है जितना ओपननेस और इस्लाम उतना ही कहता है कि मैं बता दूं, इसकी एक सेकंड वैल्यू है मैक्सिमाइजिंग प्लेजर या टेस्ट। अच्छा खाना किसे कहते हैं? अच्छी फूड जो डिलीशियस हो। हमारी आज के दौर में जो अच्छी फूड है वो है जो डिलीशियस है। आप एप्पल को अच्छी फूड नहीं कहेंगे, स्मूदी को अच्छी फूड कहेंगे। मतलब आप किसी दिन बहुत खुश हो आपको, तो वो मैं चलें फिल्म की तरफ जाता हूँ, ठीक है, तो वो हीरो जो है वो क्या पेश करता है? आइसक्रीम पेश करता है ना, सेब तो नहीं पेश करेगा ना। सेब पेश करेगा तो ख़त्म, मतलब ये बदतमीज़ सेब पेश करता, मतलब कोई बात है? तो ये कोई बात है? या अगर हम कहें पपीता लेके जा रहा है, पॉसिबल है? पॉसिबल है? वो कहे भाई मैं ये पपीता इसलिए लाया हूँ कि मैंने सोचा कि ये मतलब ये तुम्हारे लिए इतना अच्छा होगा। हाँ, पॉसिबल है? आप पपीता उसके मुंह पे मारेंगे, आप कहेंगे तुम पपीता लेकर आओ, मतलब कोई बात है? क्या ख्याल करेगा? बीमारों के पास लेके जाते हैं आप उसे, हाँ ये तो बीमारों के पास लेके जाते हैं, आउटडेटेड है ना। हाँ, तो प्लेजर मैक्सिमाइजिंग जो है ना, ये मैक्सिमाइजिंग प्लेजर, ये एक और आपकी बहुत अहम वैल्यू है। और कोई वैल्यू बताएं? एक और वैल्यू है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस एक और वैल्यू है वेस्ट की, जिसका नाम है कंफर्ट। एक और वैल्यू है जिसका नाम है स्पीड। स्पीड वैल्यू है उनकी। एक और वैल्यू है जिसका नाम है न्यूनेस। न्यूनेस, क्योंकि किसी चीज के बुरे होने के लिए इतना ही काफी है कि वो पुरानी हो जाए। पुराना बुरा होता है, नया अच्छा होता है। ये परसेप्शन है या नहीं है? तो कोई चीज जो इसके ऊपर पूरी नहीं उतरेगी वो आउटवर्ड, आउटडेटेड, बैकवर्ड, बुरी, खराब, वो होगी। क्योंकि हम इसके दौर में जिंदा हैं, तो इस्लाम का भी वो वर्जन एप्रिशिएट होगा जो इसके साथ निकल के आ रहा है। यह प्रॉब्लम, क्योंकि इस्लाम को उस वक्त, यानी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम इस्लाम की भी वो इंटरप्रिटेशन तलाश कर रहे हैं जो इसके साथ अपनी एडजस्टमेंट कर ले। और ये जो वर्ड है ना, सबसे मतलब दो वर्ड्स ऐसे हैं, अच्छा ये इनके ऊपर मैं अभी इस वक्त इतने कम टाइम में इसको खोल नहीं सकता। दो वर्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारा बहुत नुकसान किया। एक चेंज है और एक हैबिट। हैबिट, क्योंकि हमने इन दोनों को ना, इन दोनों को खैर समझा, गुड समझा। मतलब हमने ये समझा ये एटर्नल गुड है। चेंज इज एटर्नल गुड। इस वक्त परसेप्शन ऑफ चेंज एग्जैक्टली यही है। चेंज इज गुड, गुड इज चेंज। नेकी और चेंज एक ही चीज है। चेंज इज अ वर्च्यू। इस वक्त की परसेप्शन ये है, यार तुमने अपना मॉनिटर चेंज नहीं किया, तुमने अपना मोबाइल फोन चेंज नहीं किया, तुमने अपनी फेसबुक प्रोफाइल चेंज नहीं की। चेंज क्यों नहीं की तुमने? तुम ग्लासेस ही चेंज कर लो कम से कम, कुछ तो चेंज करो। चेंज क्यों नहीं कर रहा? चेंज, चेंज आना चाहिए, चेंज। ठीक है। दूसरा है हैबिट।
तो इन दोनों के बारे में बस मैं एक आध जुमला कह रहा हूँ, फिर मैं आगे अपने मेन टॉपिक की तरफ आऊँगा, जो जिसकी तरफ मुझे आना है। हैबिट जो है ना, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, वो एक बेसिक ह्यूमन वीकनेस है। हैबिट, वेदर गुड और बैड, इज योर वीकनेस। किसी नेकी के करने का सबसे कमजोर दर्जा यह है कि वो हैबिट की सतह पे परफॉर्म की जाए। अगर आप में से किसी को नमाज पढ़ने की आदत है, आदत, ठीक है, तो आप आदत से ऊपर आ जाएं। वो नमाज, यानी नमाज का जो एसेंस है, देखें हैबिट का प्री रिक्विजिट ये है कि वो माइंडलेसली होगी। हैबिट जो है वो माइंडलेस ऑटोमेटिसिटी को इंश्योर करती है। हैबिट जो है वो एक माइंडलेसली रिपीटेटिव बिहेवियर का नाम है। उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉन्शियसनेस, चॉइस और इंटेंशन फुल्ली इन्वॉल्व नहीं है। आपने अपनी लाइफ के कुछ एरियाज ऑटो पे छोड़ रखे हैं, यानी माइंडलेसनेस किसे कहेंगे? You are not present mind. Not doing something with presence of mind. प्रेजेंस ऑफ माइंड, माइंडफुल। बिल्कुल, इसके ऊपर एक किताब नोट डाउन करें। कुछ चीज़ें मैं आपको तकलीफ तो नहीं होती किताबों के नाम सुनने में, मतलब मुश्किल तो, मतलब बुरा तो नहीं लगता? हाँ, अगर कोई किताब के नाम बताए तो आपको वो तो नहीं होता, मतलब ठीक है। द पावर ऑफ माइंडफुल लर्निंग बाय एलन लैंगर। एलन लैंगर एक खातून है, हयात हैं, आप उनको ढूंढ सकते हैं। पावर ऑफ माइंडफुल लर्निंग, एलन लैंगर, ELLENLANGER, ठीक है जी। सर, अगर आप नमाज पढ़ने को एक हैबिट के तौर पे कंसीडर करते हैं, तो अगर आप कह रहे हैं कि उसको हैबिट के तौर पे कंसीडर नहीं करोगे, तो फिर उसमें जो इस्लाम की फोरमोस्ट वैल्यू है सबमिशन, वो फिर उससे किस तरह कंफर्म हो सकती है जब आप उसको हैबिट नहीं बनाओगे? सर, आपने हैबिट कहा कि जो हैबिट बन जाती है उस समय चॉइस और इंटेंशन चली जाती है। तो अगर चॉइस चली गई तो मतलब बेसिकली मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो कर रहा हूँ और खुदा की मर्जी के लिए नहीं कर रहा हूँ, राइट? तो फिर सवाब का एलिमेंट उसमें से हट गया, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ। तो फिर लेकिन जब रोज़ 5 टाइम पढ़नी है तो वो हैबिट तो अपने आप बन जाएगी। हाँ, पॉइंट ये है कि नमाज पढ़ने का सबसे लोअर लेवल ये है कि आप हैबिट की सतह पे पढ़ते रहें। हैबिट एक सेफ्टी नेट भी है, हैबिट की अपने बेनिफिट्स भी हैं। हैबिट का एक बेनिफिट ये है कि एक काम हो गया, ठीक है। लेकिन अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं और नमाज के अंदर गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन, और उसके बाद जो सूरह सेलेक्ट करते हैं वो आप खुद सेलेक्ट ना करें, वो ऑटो पे सेट हुई हुई हो और ठक से, हाँ, तो ये आपकी, इसमें चॉइस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। यानी हो ये रहा है कि आप एक कंडीशनड हो गए और आप माइंडलेसली उसे कर रहे हैं, ठीक है। यानी नमाज तो पढ़नी है, लेकिन नमाज पढ़ने का वो नमाज जिसके अंदर आपको अल्लाह से मुलाकात का एक्सपीरियंस मिले, वो हैबिट बना के नमाज पढ़ के नहीं होगा। डू यू फील लाइक मीटिंग योर लॉर्ड? सो अच्छा, चलें एक और बात बताएं। कभी आप इस सोसाइटी में किसी ऐसे बंदे से मिले जिसने आदतन आपकी खैरियत पूछी, आदतन सलाम किया और किसी और जगह इन्वॉल्व था, और आपको लगा कि ये मुझे पूरे तौर पर फोकस नहीं किए हुए, ना मुझे देख रहा है, ना मुझे मतलब
बस वैसे ही मिले तो मज़ा आया उस मुलाकात में। तो ये है हैबिट के पैटर्न पे मुलाकात। जो असल में मैं जिस पॉइंट की तरफ लाना चाह रहा था वो ये कि हमारी सोसाइटी में जो माइंडलेसनेस है वो बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और जितने हम माइंडलेस होंगे उतने हम आसानी से इस ट्रैप में जाएंगे। ये जो मार्केट फोर्सेस का जो ट्रैप है ना, वो बहुत आसानी, मतलब हम सब उसके विक्टिम हैं। अच्छा, अगर हम सक्सेस की बात करें तो सक्सेस डिफाइन कैसे होती है? सक्सेस जो है वो वेस्ट में कैसे डिफाइन होगी, और नेचर ऑफ सक्सेस कैसे डिफाइन होगी? कितना फायदा हुआ? चलिए ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी पता है? सबको पता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो सक्सेसफुल थे या अनसक्सेसफुल थे? अगर ज़ाहिरी तौर से देखा जाए तो 950 साल में तब्दील की और इसके अंदर इतने कम लोग ही उनके साथ अपने बेटे को नहीं मुसलमान कर सके, ठीक है ना? तो ज़ाहिरी तौर से तो सर अनसक्सेसफुल लगेगा। वेस्ट का जो परसेप्शन है, ये मैं इसलिए मैं आपको कुछ बहुत मोटी मोटी सी कॉन्क्रीट चीज़ें देना चाह रहा हूँ। जो वेस्ट है और जो आपका दीन है, इन दोनों का जो परसेप्शन ऑफ सक्सेस है इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। क्योंकि देखें, मसला सारा ये है कि ये जो टर्म है ना, ये वाली जो टर्म है, ये भी उसी के सिनोनिम्स में है, अडेप्ट करना। इससे बड़ी गड़बड़ हो रही है। हम चीज़ों को पहले बिल्कुल क्लियर करें कि ये कहाँ स्टैंड करती हैं, चीज़ों को उसकी जगह पे रखें, डिफ़ाइन तो करें कम से कम। मैं नहीं कह रहा कि लाइफ में लेकर आएँ, लेकिन कम से कम हम सोच की सतह पर पहले अलग अलग डिफ़ाइन तो करें कि ये है क्या। सक्सेस यहाँ पर डिफ़ाइन होती है टैंजिबल रिजल्ट्स और आउटकम्स के साथ। तो अगर इस ऐनक से आप देखेंगे तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आपको अनसक्सेसफुल लगेंगे। वेस्ट जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए अप्रिशिएट कर सका है क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी लाइफ है उसने इस लेवल पर भी सक्सेस दिखा दी। फतह मक्का दिखा दिया। 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ है तो अरब से बाहर निकलने लगा था, मतलब अरब पूरा आ गया था आपके पास। तो एक स्प्रेड था, यानी नंबर गेम जो है ना, नंबर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स भी आप सक्सेसफुल हो रहे थे। इस वजह से माइकल हार्ट और जॉन एडेयर और बहुत सारे और अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन वो किसी और को हो सकता है अप्रिशिएट ना करें। ये क्लियर हो रही है बात? इसके अंदर ये किस तरह डिफाइन होती है? कोई बताएगा इसमें किस तरह डिफाइन होती है? आपका रब आपसे खुश है और उसकी प्री रिक्विजिट है प्योरिटी ऑफ इंटेंट। इसके अंदर दूसरी चीज है कंटिन्यूटी ऑफ एफर्ट, या इसी को हम कहते हैं पर्सनल। इफ यू आर एबल टू ऑफर योर पर्सनल बेस्ट, इफ यू ऑफर योर पर्सनल बेस्ट and make sure that your intent is pure, if you keep your intent pure and offer your personal best, irrespective of what results you get in this paradigm, you are a successful person. While in this paradigm you are not. It doesn't matter, your intent doesn't matter.
if you are not able to produce desired outcomes, if you are, अच्छा एक और बात, एक लफ्ज आपने सुना इम्पैक्ट, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कुछ लफ्जों को हम जरा सोचें। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट लफ्ज सुना है? इम्पैक्ट मतलब बहुत यूज होता है। इम्पैक्ट इज हाईली, यानी इम्पैक्ट हाईली रेटेड वर्ड है, बहुत मतलब अहम वर्ड है। एकेडमिक्स के लिए भी ना इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स, इम्पैक्ट जर्नल, इम्पैक्ट जर्नल, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट किसे कहते हैं? मैं आपको बताऊं, ये जो पैराडाइम है ये बिल्कुल डिफरेंट पैराडाइम है, ये बिल्कुल डिफरेंट पैराडाइम है। इस पैराडाइम का कोई आदमी ये लफ्ज भी नहीं चूज करेगा कि मेरी टीचिंग्स का इम्पैक्ट क्या है। इसके लिए जो वर्ड है ना, ये जो दो वर्ड्स, जिस जिस जगह पर ये इन टर्म्स में अपनी सक्सेस बताएगा, उस जगह पर ये इस टर्म में अपने आप को देखेगा। मैंने कंट्रीब्यूट, मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है, बहुत फर्क है। इस पूरे माइंडसेट में फर्क है, इस पूरी अप्रोच में फर्क है, ठीक है। तो हमारी, अगर फर्ज कीजिए ये जो एक चंद एक्सपेक्टेशंस जो मुझसे इस सेशन के लिए मैंने चाहा था कि शेयर हों, तो मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशंस शेयर हुई थी। उसमें से एक दो चीज़ें थी कि हम जब बच्चे होते हैं, एजुकेशन के हवाले से एक दो चीज़ें मैं शेयर कर लेता हूँ कि जनरली हम ये समझते हैं कि किसी बच्चे से, हमारी सोसाइटी ये समझ रही है कि किसी बच्चे से मोटिवेशन हम किस तरह डिफाइन करते हैं, मोटिवेशन कैसे, जनरली मोटिवेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? मेकिंग समवन डू समथिंग, यानी मेकिंग योर चिल्ड्रन डू व्हाट यू वांट देम टू डू। तो और इस जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू ऑफर टेंजिबल रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स, तो टेंजिबल रिवॉर्ड्स जो है वो क्या करते हैं? टेंजिबल रिवॉर्ड्स जो है ना, इसकी एक और वैल्यू है इमीडिएसी, इसकी एक वैल्यू है इमीडिएसी, वो उसको हम एक्सप्लॉइट करते हैं। और तो रिवॉर्ड्स अच्छे होते हैं बुरे होते हैं? अच्छे होते हैं, डिपेंड करता है। तो इंसेंटिव्स जो हैं वो, जो इस वक्त मार्केट इकोनॉमी में इंसेंटिव्स का रोल कम है ज़्यादा है? अगर इंसेंटिव्स ड्रॉ कर लिए जाएं, सारे ख़त्म कर दिए जाएं, तो कुछ मसला होगा? बहुत सारी चीज़ें। तो हमने क्या किया कि उसी अप्रोच को हमने यहाँ पर यूज़ किया, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर आप किसी बच्चे से कहते हैं कि तुम नमाज पढ़ो और मैं तुम्हें एक नमाज के 100 रुपए दूंगा, अच्छा तुम नमाज पढ़ो मैं तुमसे खुश होऊंगा, सामने कोई खड़ा है, लोग बैठे हैं, तो नमाज हमारी कुछ ज़्यादा अच्छी होने लगती है क्योंकि लोग आसपास होते हैं। और इसके लिए एक पूरी लाइन है, यानी कुरान का एक पूरा सेंटेंस इसी टाइप, फवैलुल लिल मुसल्लीन, इसी के लिए। तो ये जो डूइंग अ गुड थिंग फॉर अ थिंग इज नॉट अ गुड थिंग एट ऑल, ये आपका ये वाला पैराडाइम है। जब आप किसी बच्चे को, कैरेक्टर कहते हैं इंटेंट को प्योर रखना, जब आप किसी बच्चे को रिवॉर्ड देते हैं, यानी रिवॉर्ड की बेसिस पे, व्हेन यू मेक रिवॉर्ड अ रीजन फॉर डूइंग गुड थिंग्स, यू इनकलकेट करप्शन।
and this is happening in our system, don't you see? Or when you inculcate fear of any, the only fear which is permissible in this paradigm is the fear of God. जब आप अपने खौफ से या सिस्टम के खौफ से बच्चे को इन्फ्लुएंस करते हैं तो आप प्रॉब्लम करते हैं। ये बताइए, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि I write a word here which is culture और दूसरा वर्ड इन दोनों में क्या फर्क, कोई फर्क है? Are they different? Are they same? देखें, कल्चर जो है वो फॉर्म के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। सिविलाइजेशन जो है वो एसेंस के साथ कनेक्टेड है, यानी ये इसके पीछे कोई वर्ल्ड व्यू होगा, यानी हर सिविलाइजेशन का अपना एक वर्ल्ड व्यू होगा, ठीक है। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का अपना एक वर्ल्ड व्यू है, उसके पीछे उसकी अपनी कुछ असम्पशंस हैं, ठीक है। और हमारी जो एजुकेशन है वो किसी ख़ास वर्ल्ड व्यू, उसके पीछे कोई ना कोई प्रिसम्पशन होता है, वो किसी ख़ास नुक्ता नज़र पे खड़ी होती है, उसका कोई अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है जिसके लिए वो फिर इंसानों को तैयार करती है। तो क्या हमारी, अगर मैं ये कहूँ कि देखें, फूड जो है, फूड वो इसमें आएगा या इसमें आएगा? कल्चर में आएगा। आर्किटेक्चर नहीं, वो भी इसमें आएगा। और प्रिंसिपल्स ऑफ आर्किटेक्चर वो इसमें आएगा, ठीक है। और लिटरेचर जो है, तो आपकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ होती हैं, ठीक है। और हमारा मुझे ये बताएं कि आपने हुसैन नसर के अलावा भी किसी को पढ़ा है? हुसैन नसर को तो पढ़ा है ना आपने, 2 चैप्टर्स जो अभी बता रहे हैं आपने पढ़े हैं ना। इसके अलावा और क्या? गाय ईटन को भी यहाँ किसी ने पढ़ा है क्या? गाय ईटन को हमारे कोर्स में नहीं शामिल थे। विलियम चिटिक को पढ़ा है आपने? विलियम चिटिक, वो विजन ऑफ इस्लाम या साइंस ऑफ कॉस्मोस, विजन ऑफ इस्लाम, ठीक है। और ये आइवन इलिच को भी पढ़ा है किसी ने? डेवलपमेंट डिक्शनरी, नीड्स, कॉन्वाइवैलिटी पढ़ा? पॉवर्टी, तो डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, ये सब पढ़ा है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, कॉन्वाइवैलिटी वैसे ही सर्च कीजिएगा और इसको भी ज़रा सा, आइवन इलिच का एक बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट है, इसको भी ज़रा सा देखिएगा कि ये क्या है। आप जब देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, आप एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा आपको कि अच्छा ये भी एक अंदाज़ है चीज़ों को देखने का। क्योंकि अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो जिसे हम वैल्यूज़ कहते हैं ना, उनका वो इसके अंदर आती हैं, ठीक है। असल में हम उसे, हमारी लैंग्वेज चूँकि एवरीडे लैंग्वेज में हम बहुत केयरफुल नहीं होते तो हम कल्चरल वैल्यूज़ कहते हैं, एक्चुअली वो सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ होती हैं। और हर सिविलाइजेशन, उसके पीछे कोई बिलीफ होता है, उसके पीछे कोई उसके पीछे कोई उसकी एक मेटाफिज़िक्स होती है, ठीक है। मेटाफिज़िक्स पढ़ा है आपने? मेटाफिज़िक्स क्या है?
ऐसी कोई चीज़ पढ़ी है? फिज़िक्स पढ़ी है? मेटाफिज़िक्स पढ़ी है? हाँ, या फिज़िक्स पढ़ी है? फिज़िक्स पढ़ी होगी, मेटाफिज़िक्स नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। तो उसके पीछे उसके कुछ, यानी पैराडाइम लफ्ज़ पढ़ा है आपने? पैराडाइम तो पढ़े हैं ना? पैराडाइम का लफ्ज़ तो वाकिफ़ है ना? पैराडाइम, पर्सपेक्टिव, वर्ल्ड व्यू, ठीक है। तो इसके पीछे कोई ना कोई वर्ल्ड व्यू होता है। इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि जो मार्केट फोर्सेस हैं उसने हमारे सोचने के अंदाज को बुरी तरह से इन्फ्लुएंस किया है, और हुआ यह है कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दो अलग चीज़ें हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, मैं अभी इसकी तरफ वापस आऊँगा, ठीक है। एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, और एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफाइन होता है ज़्यादा अर्न करने की एबिलिटी, ज़्यादा कंज्यूम करने की एबिलिटी, टू बी एबल टू अर्न, कलेक्ट, गैदर, एक्वायर, possess, consume, lot of, ठीक है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ डिफाइन होती है टू बी एबल टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, enjoy relationships, have meaningful relationships, have genuine quality of relationships। और हैप्पीनेस क्या है? यानी लोगों के साथ लोगों से रिलेशनशिप बना सकने और हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकने से। तो इस वक्त हम इसमें तो ऊपर जा रहे हैं और इसमें नीचे जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम अपनी पूरी जितनी भी हमारी एनर्जी है, हमारी सबसे ज़्यादा एनर्जी किस चीज़ में लगती है? कमाने में, और उससे पहले लगती है कमाना सीखने में। और ये पेरेंट्स बच्चों को एजुकेशन के लिए क्यों, आप लोगों को क्यों घर से भेजा हुआ है उन्होंने पढ़ने के लिए? कुछ पता है क्यों भेजा हुआ? क्यों भेजा? ताकि फ़ायदा हो। फ़ायदा इसे कहते हैं। आप लोगों को एजुकेशन तो, और अच्छी जॉब, और अगर कोई कहे कि भाई मुझे आपको मैं एक बात बताऊं कि इस वक्त ये जो अभी रीसेंट PSL किस किसने फॉलो किया? PSL किया फॉलो? PSL में एक बड़ी, PSL ने हमारी वैल्यूज़ को कैसे इन्फ्लुएंस किया? अगर मैं ये क्वेश्चन करूं, आप इसका कोई जवाब दे सकता? PSL ने आपकी वैल्यूज़ को बुरी तरह चेंज कर दिया, और PSL आपकी वैल्यूज़ को बुरी तरह चेंज कर देगा। क्यों करेगा? ये तो चलें गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं। फ़र्ज़ करें हम PSL ऐसे करें कि सारे जो हैं वो हेलीपैड पे आएँ, और मतलब सारे जो हैं वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए आएँ और कोई रोड वोड बंद ना हो, फिर PSL का क्या प्रॉब्लम है? जहाँ से पूरी दुनिया ना सही लेकिन पूरे मुल्क के लोग देख रहे हैं उसको, तो it has got the power to affect the people. So it's taking away the attention from law and order situations, because people think Karachi में तो बस लड़ाइयाँ और ये सब होता है. There's nothing more than religious happiness or something like Eid वगैरह पे there are celebrations, but it's so different and a worldly celebration kind of a thing for people of Karachi especially. हाँ, ये अच्छी बात तो ये थी कि आपने एक अमन सुकून आपको लगा कि अच्छा हम भी पीसफुल हैं, धमाका नहीं हुआ, सब कुछ खैर खैरियत से हो गया, मतलब इट वाज, मतलब कोई वायलेंस, कोई उसमें कोई, मतलब लोग डर रहे थे ना कि पता नहीं पीसफुल होगा नहीं होगा, वो पीसफुल हो गया, इट वेंट वेल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? असल में आपके
ये जिस सिटी के जो प्लेयर्स थे, क्या वो सिटी के थे? नहीं थे ना। क्यों थी? पैसा था। अच्छा, क्या इससे ज़्यादा पैसा उन्हें किसी और से मिले तो वो वहाँ चले जाएंगे? चले जाएंगे। और इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रोफेशनल है, ये अच्छी बात है। पैसे की खातिर अपनी कमिटमेंट को चेंज कर लेना, देखें, लैंड से और पीपल से जो कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट अब कैपिटल डिटरमिन करेगा कि आपकी कमिटमेंट होगी या नहीं होगी। आपको पता है, वर्ल्ड हैज एंटर्ड इनटू अ न्यू इरा ऑफ स्लेवरी। इट्स अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इरा ऑफ स्लेवरी where someone can be bought, anyone can be bought, and anyone can leave his or her land, family, land, country, village, ये छोड़ा जा सकता है। आपको पता है कराची में हर साल कितने लोग ऐड हो रहे हैं बाहर से? इनफ्लक्स कितना है रफली? नहीं, मतलब अभी ऐसा वक्त नहीं आया है इतना, तो मतलब न्यूयॉर्क का भी नहीं होगा मेरा ख्याल है। हर साल कराची में 7 से 8 लाख लोग हर साल तरक्की, कामयाबी, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, सक्सेस के तलाश में आते हैं। ये मतलब बाहर से इन्फ्लक्स है। आपको पता है 3% से ज़्यादा जो कराची की पॉपुलेशन एनुअली इंक्रीज़ हो रही है, उसकी वजह दूसरे छोटे शहरों से और दूसरे पार्ट्स ऑफ द कंट्री से लोगों का आना है। लेकिन पीएसएल के साथ पहला मसला क्या था? पीएसएल के साथ पहला मसला तो ये था, आपने कभी किसी ने इसको सोचा कि ये जो आदमी हमें रिप्रेजेंट कर रहा है ये तो हमारा है ही नहीं? कोई ऐसे सोचता है? किसी के जहन में ये सवाल आया था? लेकिन सारे क्लब्स तो अलग फ्रैंचाइजेस है ना, मतलब इट हैज बिकम अ नॉर्म। लेकिन आज से 100 साल पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, ऐसा इमेजिनेबल भी नहीं था। हाँ, यस। Yeah, sir, how is that bad? Because isn't that reducing cultural division that already exists in Pakistan? Because we're like, oh, we're always like, this is Peshawari, this is Sindhi, this is Punjabi, this is whatever. So if that actually helps in reducing that kind of mentality where everybody can represent every part of it. हाँ, तो आप यूँ समझिए कि अगर आप में से किसी ने मोहल्ले की सतह पर क्रिकेट खेली है? अगर आपके मोहल्ले की क्रिकेट टीम को कोई और रिप्रेजेंट करे और आपके मोहल्ले से सिर्फ 1 ही 2 बंदे हों, बाकी 8 बंदे दूसरी जगहों के हों, तो उसमें आपको कैसा लगेगा? मज़ा आएगा? हाँ, तो स्पोर्ट्स का असल पर्पस क्या है? स्पोर्ट्स का असल पर्पस क्या है? ये वो पर्पस है जो बन गया है। स्पोर्ट्स का असल पर्पस क्या है? टू कीप यू फिजिकली फिट एंड एक्टिव, विच वी हैव फुल्ली, मतलब हमने ये पूरा का पूरा मुकम्मल तौर पे क्या किया? कंप्लीटली फॉरगॉटन गोल है ना ये। तो स्पोर्ट्स क्यों करते हैं? इस वक्त स्पोर्ट्स का पर्पस है, जो इस वक्त स्पोर्ट्स का पर्पस पैसा है। स्पोर्ट्स का पर्पस जो है वो कुछ लोगों के लिए पैसिव इंटरटेनमेंट है,
मतलब आप आज से 50 साल पहले फुटबॉल खेलने का शौक फुटबॉल देखने के शौक से ज़्यादा था दुनिया में, पता हो? आप किसी से पूछे फुटबॉल का शौक है, हाँ बहुत शौक है, वो देखने का शौक है, खेलने का शौक थोड़ी है। और पर्पस ऑफ फुटबॉल क्या है? फुटबॉल का पर्पस ये है कि आप पैसा इसमें इंजेक्ट करें और फिर उसमें से पैसा उठाएं। ये इट्स फुटबॉल इज द प्लेग्राउंड ऑफ रिचेस्ट, फुटबॉल इज द गेम ऑफ कॉर्पोरेट। आपको पता ही बात। लेकिन एक्चुअली फुटबॉल किसका, मतलब फुटबॉल का मकसद क्या है? फुटबॉल का मकसद ये है ना कि हम मतलब फिजिकली एक्टिव हों। क्या ख्याल है? तो क्या फुटबॉल ये पर्पस सर्व कर रहा? नहीं कर रहा, क्योंकि आपका स्पोर्ट्स कमर्शियल हो गया। फिजिकल एक्टिविटी का मकसद क्या होता है? मतलब ये होता है ना कि हम फिट हों। क्या ख्याल? एक्चुअल पर्पस तो ये। फूड का पर्पस क्या होता है? फूड हम खाते क्यों हैं? इस वक्त हम इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो एक्चुअली जो उसका जो पर्पस है ना, वो हम उसके साथ कमिटेड नहीं है। हमें बिल्कुल नहीं पता कि उसका एक्चुअल पर्पस क्या है, चीज़ें क्यों हो रही हैं। हर चीज़ डिफाइन हो रही है, मार्केट फोर्सेस डिफाइन कर रही हैं कि चीज़ें क्यों होनी हैं। मार्केट इकोनॉमी तय करेगी कि आप अपने अब्बू जान को टाइम दें या नहीं दें, अम्मी जान से बैठें या नहीं बैठें उनके साथ, और अगर बैठें तो बात क्या करें। तो ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, आपको क्या लग रहा है कि डाइवोर्स का रेट कम हो रहा है, बढ़ रहा है? ठीक है, यानी अच्छा ये डाइवोर्स जो है वो बिल्कुल अनएजुकेटेड लोगों में होती होगी या एजुकेटेड में होती होगी? डाइवोर्स का रेट एजुकेटेड में बढ़ रहा होगा या अनएजुकेटेड? एजुकेटेड में कई गुना ज़्यादा है अनएजुकेटेड से। अनएजुकेटेड में भी बढ़ रहा है, लेकिन एजुकेटेड में कई गुना ज़्यादा है। फैमिली ब्रेकअप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं उनमें। तो हमारी एजुकेशन के साथ असल यानी क्या हमें अपनी एजुकेशन के ऊपर सोचना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए कि हमारी एजुकेशन हमारी चॉइसेस को इम्प्रूव नहीं कर रही? वो स्टोरी ऑफ स्टफ सबने देखी थी? कोई ऐसा है जिसने नहीं देखी है? सबने देख ली कंफर्म? अच्छा अच्छा। और सबको ये स्टोरी ऑफ स्टफ देखने से क्या फ़ायदा हुआ? को फ़ायदा हुआ? मज़े की थी, डिफरेंट थी, लाइफ में कोई उससे कोई फ़ायदा होगा स्टोरी ऑफ स्टफ से या नहीं होगा? होगा, because we'll be more content with what we have, हाँ than rather than searching for something that we don't have. बिल्कुल। तो वो जो अभी जो हम कंज्यूमर सोसाइटी है ना, उसके अंदर हमें बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें लेने, चीज़ें कंज्यूम करने, आगे जाने, और हम बहुत ज़्यादा मतलब हमारा जो परसेप्शन ऑफ नीड है वो, यानी नीड और परसेप्शन, एक्चुअल नीड और परसेप्शन ऑफ नीड, इन दोनों में बड़ा गैप आ गया। हमारी नीड बहुत कम है, हमारा परसेप्शन ऑफ नीड जो है वो बहुत। एक आदमी है, वो उसका नाम है, आप में से किसी ने थॉरियो का नाम सुना है? हेनरी डेविड थॉरियो, थॉरो। उसका एक जुमला है, कौन सी सेंचुरी का है ये? 19th सेंचुरी। और क्या कहता है ये कहता है कि अ मैन इज रिच इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ थिंग्स ही कैन अफोर्ड टू लेट अलोन।
या लीव, स्पेयर। तो दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी वो है जो ये समझता है कि मेरे पास जो है वो मेरे लिए काफ़ी है, और जो समझता है कि नहीं मेरे लिए काफ़ी नहीं है, द वन हु इज़ एबल टू से आई हैव एनफ। तो हमारी जो इस वक्त का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आई हैव इनफ कहना मुश्किल हो गया। तो वो इंसान जो है ना वो उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा उसके पीछे भागता है। अभी हमारी पिछली क्लास हो रही थी, उसमें मैंने एक क्वेश्चन किया था कि आउटडेटेड या बैकवर्ड किसे कहते हैं। आप मिले किसी आउटडेटेड या बैकवर्ड आदमी से? नहीं मिले, कभी भी नहीं मिले। किसी मूवी में देखा है आउटडेटेड बैकवर्ड आदमी? वो भी नहीं देखा। अच्छा, आउटडेटेड या बैकवर्ड किसे कहते हैं? बाय डेफिनेशन तो ये जो ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करता। जो ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करता। और बिल्कुल, जो प्रेजेंट सोसाइटी के साथ नहीं चल रहा। कंजर्वेटिव है। Anyone who cannot adapt to change and cannot accept change is someone who who's backward, who's not like adapting to anything that's happening recently. ठीक है, बिल्कुल सही। तो कुछ और कोई बताए, आप में से कोई है जो सेल्फी दिन में एक दफ़ा बनाता है? 1 सेल्फी अ डे। इतनी कम तो कोई भी नहीं बनाता होगा। बनाते ही नहीं, बिल्कुल नहीं बनाते। अच्छा, तो किसी ने समझाया नहीं कि मतलब आप में से कोई है जो सेल्फी बनाता ही नहीं है? तो क्यों आप लोग क्यों नहीं बनाते? मतलब कोई प्रॉब्लम है क्या हुआ? या पढ़ाई में बहुत ज़्यादा थे? तो बहुत बैकवर्ड किस्म के लोग हैं। या फेसबुक पे अकाउंट नहीं है किसी का? नहीं है। तो आप मतलब प्रोग्रेस की रोड टू प्रोग्रेस में नहीं जा रहे, आप ब्लॉक कर दी। ठीक। या किसी के पास स्मार्टफोन नहीं हो, पुराने ज़माने का हो। अच्छा, अगर आप उस आदमी को क्या कहेंगे जिसकी बाइंग पावर है लेकिन वो ब्लैक एंड वाइट फ़ोन यूज़ कर रहा है? कंजूस कहेंगे। लेकिन अगर किसी की अफोर्डेबिलिटी है और वो बाय चॉइस अपना फ़ोन अपग्रेड नहीं कर रहा, हाँ, तो बैकवर्ड या आउटडेटेड पुअर कंज्यूमर को कहते हैं हम। जो पुअर कंज्यूमर होता है ना, उसको हम आउटडेटेड और बैकवर्ड कहते हैं। तो इस वक्त दुनिया का जो रिलीजन है ना, वो है कैपिटलिज्म। आपको पता है दुनिया जो है वो फ़ायदा ना पहुंचाने वाले खुदा की पैरवी से निकल के फ़ायदा पहुंचाने वाले खुदा की पैरवी में गई है। क्या मतलब? पहले वो जो किसकी पूजा करते थे? बुतों की। तो बुतों से कोई फ़ायदा नहीं मिलता था ना, या बुतों से जो फ़ायदा मिलता था वो रिलेट नहीं होता था। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, बुतों से भी फ़ायदा मिल जाता था, हम बुत से ये काम कहते थे तो वो काम हमारा हो जाता था। लेकिन जो फ़ायदा पहुंचाने वाली जो फ़ायदा पहुंचाने वाला बुत है वो क्या है? पैसा है, टेक्नोलॉजी है। तो जिसे हम बैकवर्ड या आउटडेटेड कहते हैं, ये वो है जो इस वक्त की जो वैल्यूज़ हैं उनको फॉलो नहीं करता। और वैल्यू कहते हैं वो चीज़ जिसको आप वैल्यू देते हो।
पिछले 24 आवर्स में आपका दिल किसी बात पे दुखा, किसी बात पे दुखा 24 आवर्स में, लास्ट 24 आवर्स में कोई किसी का दिल हुआ, या किसी बात पे बहुत एक्साइटेड हुआ, या बहुत अनकंफर्टेबल हुआ, डिस्टर्ब हुआ, तो वो जो मैटर्स जो आपके दिल को कंट्रोल कर रहे हैं ना, वो आपकी वैल्यूज़ हैं। बाकी ये ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये सब ऐसे में लिखने के लिए होता है, इसको वैल्यू नहीं करते, इसे कहते हैं रिटोरिक। ये ऐसे ही होता है। एक्चुअली जो वैल्यूज़ होती है ना, आपने कभी ऐसा बंदा देखा है जिसके गाड़ी के बोनट पर अगर स्क्रैच लग जाए तो उसका दिल टूट जाता है? देखा? ऐसे लोग कम है, ज़्यादा हैं? ज़्यादा हैं। आपको पता है इंसान जो है, जैसे जैसे इंसान अपने आप को और अपनी असल को रियलाइज नहीं करेगा, वैसे वैसे इंसान अपनी फॉर्म के ऊपर ना, कह लीजिए कि फिक्रमंद होगा। यानी अपने लुक्स, ये जो लुक्स होते हैं, लुक्स, इसको हम इसलिए वैल्यू देते हैं जब हमें अपने असल होने, यानी व्हाट वी आर, हमारी लाइफ की जो मीनिंगफुलनेस है और हमारा जो अपना एसेंस ऑफ सेल्फ है, हम उसको रियलाइज ना कर सकें। तो हमारी एजुकेशन है वो क्या कर रही है? हमारी एजुकेशन हमें बहुत कामयाबी से एक कंज्यूमर बना रही है, अच्छे टाइप का कंज्यूमर। तो आपको वो जो एजुकेटेड पर्सन है वो कितना कंज्यूम कर रहा है? स्टोरी ऑफ स्टफ क्या बता रही है? कितना कंज्यूम कर रहा है, कितना गार्बेज प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं, एक इंडिविजुअल अबाउट 2 kg अ डे। और जो अनएजुकेटेड है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है? अबाउट 300 ग्राम्स। तो हमारी एजुकेशन क्या कर रही है? कंज्यूमर पैदा कर रही है, जबरदस्त किस्म के कंज्यूमर पैदा कर रही है। क्या ख्याल? तो ये जो हमारी एक मुझे जो टॉपिक मुझसे शेयर हुआ था कि मैं इस पर भी थोड़ी सी बात करूं, रिवॉर्ड्स के ऊपर, इंसेंटिव्स के ऊपर। व्हाट्स रॉन्ग विद इंसेंटिव्स? आपसे अगर मैं पूछूं, कोई है प्रॉब्लम इंसेंटिव्स में? रिवॉर्ड्स में क्या प्रॉब्लम? ग्रीड पैदा करते हैं। और आपका जो मोरल कॉम्पास है उसको करप्ट कर देते हैं। अगर हम किसी इंसान से अच्छा काम कराना चाहते हैं तो उसको हम पैसे से करवा सकते हैं, हाँ, या रिवॉर्ड से करवा सकते हैं। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। बुरी बात है। क्यों है बुरी बात? वो पैसे के लिए कर रहा है। तो हम क्या करें उसके साथ? जो वेस्ट का एक और कह लीजिए प्रॉब्लम है जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं ना। मोटिवेशन में 2 फैक्टर्स हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। एक है व्हाट फॉर और एक है हाउ। दीन के पैराडाइम में या इस्लाम के पैराडाइम में ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको इग्नोर करके इसको अगर अचीव करेंगे तो आप उसका एसेंस लूज कर देंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ इंसेंटिव्स देते हैं और ये काम आप करवा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो आप एक्चुअली आप क्या प्रॉब्लम करेंगे? प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि उसकी इंटेंट जो है वो आप ख़राब कर देंगे। क्या ख्याल है? तो रिवॉर्ड्स का जो सबसे अच्छा यानी रिवॉर्ड्स का अपना एक रोल है, उसका रोल ये है कि आप रिवॉर्ड्स दें इसलिए ताकि आपकी चीज़ों से मोहब्बत कम हो। आप कभी किसी के जहन में ये ख्याल आया कि मैं चीज़ों के साथ अपनी मोहब्बत कैसे कम करूं? दे के, चीज़ों को दे के। तो हमारी जो इस वक्त सोसाइटी है उसमें हम वो चीज़ किसी को देते हैं जो हमें अच्छी लग रही होती है, या वो चीज़ किसी को देते हैं जो हमारे यूज़ में नहीं होती?